जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी पर। साथियों, आज मैं आपके बीच में फिर से हाजिर हुआ हूं पॉलिटी की एक क्लास लेकर, जिसमें हम पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार किससे जुड़ा है? शिक्षा का अधिकार किससे जुड़ा है? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? क्या वह अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 21A में है, अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 42 में है, 51, 32, 24, 19 निम्न में से कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों, बात करें हम शिक्षा के अधिकार की, तो शिक्षा का अधिकार जो है, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में निहित है। आर्टिकल 21A में निहित है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। बात करें हम अनुच्छेद 1 की, अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। आर्टिकल 1 में संघ व उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। आर्टिकल 40 की बात करें, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन निहित है। ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन निहित है। बात करें आर्टिकल 42 की, तो आर्टिकल 42 में जो है, आर्टिकल 42 कहता है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि गर्भवती महिलाएं जो भी होंगी, उन्हें जो भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी वह आर्टिकल 42 के तहत दी जाएगी। तो आर्टिकल 42 जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। गर्भवती महिलाओं को महिलाओं के लिए, ठीक। बात करें अनुच्छेद 51 की, अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। बात करें आर्टिकल 32 की, आर्टिकल 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जिस आर्टिकल 32 के तहत हम जारी कर सकते हैं। ठीक है। बात करें आर्टिकल 24 की, आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 यह कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। यह एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। बात करें आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार।
तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार है, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? क्या वह 101वां संविधान संशोधन है, 106वां संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन है, 86वां, 42वां, 44वां, 21वां या फिर 73वां संविधान संशोधन? साथियों बात करें जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन की, तो जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन है वह 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। बात करें 106वें संविधान संशोधन की, तो 106वें संविधान संशोधन में क्या बात कही गई है? 106वें संविधान संशोधन में यह बात की गई है कि लोकसभा 106वें संविधान संशोधन में यह बात कही गई है कि लोकसभा तथा विधानसभा में, एक सेकेंड, लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए, लोकसभा तथा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33%, 33% सीट रिजर्व होंगी, सीट रिजर्व होंगी, रिजर्व होंगी या फिर आरक्षण होगा, 33% का आरक्षण होगा। बात करें 100वें संविधान संशोधन की, तो 100वें संविधान संशोधन जो है यह भारत तथा बांग्लादेश की सीमा निर्धारित करता है। भारत तथा बांग्लादेश, भारत तथा बांग्लादेश की सीमा के विषय में सीमा में विस्तार हुआ या फिर घटी, उसके बारे में जानकारी देता है 100वां संविधान संशोधन। बात करें 86वें संविधान संशोधन की, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी उस समय पे हुआ था, जिसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। तो संविधान में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जो संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य भी बना। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, बात करें 42वें संविधान संशोधन की, तो 42वां संविधान संशोधन जो है यह 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, और वह 3 शब्द कौन कौन से थे? 1976 में हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्षता तथा अखंडता। अखंडता 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, बात करें 44वें संविधान संशोधन, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ, जिसके तहत संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल 31 में था पहले, उसे वहां से हटाकर आर्टिकल 300 के कै में कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31 से हटाकर आर्टिकल 300A में कर दिया गया, जो कि वर्तमान में एक विधिक अधिकार है, एक लीगल राइट है। ठीक है, बात करें 21वें संविधान संशोधन की, तो 21वें संविधान संशोधन से संविधान में 15वीं भाषा जो कि सिंधी थी वह जोड़ी गई थी। ठीक है, 15वीं भाषा जोड़ी गई, 15वीं भाषा
सिंधी जोड़ी गई। ठीक है साथियों, बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज के लिए हुआ था, जिसमें पंचायत की नई प्रणालियों को अपनाने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन क्या हुआ था? क्या वह 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, 13 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 29 अगस्त 1946 या फिर 24 जनवरी 1950? तो साथियों बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। 6 दिसंबर 1946 को हुआ। जब संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ, तो इन डेट पे 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, बात करें 11 दिसंबर 1946 को, तो इसकी द्वितीय बैठक, दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। बात करें 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लागू किया था। उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया, पीटी नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया। ठीक है, 6 दिसंबर को इसका गठन हुआ, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया। बात करें 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तथा जिसे 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से लागू किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। तो संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। से लागू। ठीक, बात करें 26 जनवरी 1950 की, तो संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ही आंशिक रूप से लागू हुआ, तो यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू। साथियों बात करें जब 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो यह 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इतने महीने का गैप इसमें क्यों रखा गया? तो इसके कारण पीछे इतिहास में कारण यह था कि 1930 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था। 1930 दिसंबर 1930 में लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कर दी थी कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया करेंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, जिस कारण से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, बात करें 29 अगस्त 1946 को क्या हुआ? तो 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। साथियों क्वेश्चन पूछ लेता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे तथा जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसके हेड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, बात करें 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई तथा इसी दिन
इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति घोषित किए गए थे 24 जनवरी 1950 को ही, तथा इसी दिन राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान भी अपनाए 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान अपनाए। ठीक है साथियों, तो आपको इन सारी डेटों का, सारी तिथियों का इंपॉर्टेंस पता चल चुका होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति को किस लेख के तहत शपथ दिलाई जाती है? राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है? तो साथियों बात करें राष्ट्रपति को शपथ की, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वह संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है। संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, बात करें अनुच्छेद 61 में क्या है? आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में। ठीक, बात करें आर्टिकल 54 की। आर्टिकल 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेंगे, यह इसमें जानकारी, निर्वाचक मंडल में इसकी जानकारी मिलती है जो आर्टिकल 54 में है। बात करें आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति होती है, जिसमें यह कहा गया है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होगा। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होगा। पति तीनों सेनाओं का हेड होगा। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होगा। यह बात कहां पे लिखी है? यह संविधान के अनुच्छेद 53 में निहित है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 57 की। आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 यह कहता है कि राष्ट्रपति जो है वह कितनी भी बार राष्ट्रपति पद धारण कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी ही बार राष्ट्रपति नियुक्त हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक, आर्टिकल 57 में। बात करें आर्टिकल 123 की। आर्टिकल 123 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, संविधान का अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और किस स्थिति में अध्यादेश जारी करते हैं? अध्यादेश राष्ट्रपति उस स्थिति में जारी करते हैं जिस स्थिति में राज्यसभा या लोकसभा कोई भी अपने अस्तित्व में ना हो। जब राज्यसभा या फिर लोकसभा कोई भी अस्तित्व में न हो, उस समय पर राष्ट्रपति 123 संविधान का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आर्टिकल 266 में क्या है? आर्टिकल 266 में संचित निधि का वर्णन है। संचित निधि। अब ये संचित निधि क्या होती है? संचित निधि एक ऐसी निधि होती है जो आर्टिकल 266 के तहत होती है, जिसमें से राष्ट्रपति की जो वेतन होते हैं, राष्ट्रपति के वेतन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के वेतन जो मिलते हैं, यह संचित निधि से ही दिए जाते हैं। ठीक है, बात करें आर्टिकल 267 की, तो इसमें आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि, इसमें आकस्मिक निधि होती है। ठीक है, आकस्मिक निधि। अब ये आकस्मिक निधि क्या होती है? आकस्मिक निधि में कुछ पैसा और कुछ सोना रिजर्व करके रखा जाता है जो आपातकाल के दौरान काम में आता है। ठीक है, जो इमरजेंसी के दौरान काम में लिया जाता है। कुछ पैसा होता है तथा कुछ सोने के रूप में होता है। ठीक है, ये आर्टिकल 267 में होती है। बात करें आगे,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल में है। चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, क्या 324 में, 368 में, 246 में, 279A में, आर्टिकल 124 में, 214, 352, 356 या फिर 360 में। तो चुनाव आयोग का गठन जो होता है साथियों, चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत होता है। चुनाव आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत होता है। बात करें आर्टिकल 368 की, 368 में क्या होता है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के बारे में जिक्र करता है। संविधान संशोधन, मैंने पहले आपको बताया कि संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, ठीक। अगला आर्टिकल 246 क्या कहता है, आर्टिकल 246 जो है यह जनगणना के बारे में बात करता है। जनगणना तथा आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि भारत में एक जनगणना जो होती है वह कितने समय के बाद होती है, ठीक, और लास्ट जनगणना किस वर्ष में हुई थी, ठीक। आर्टिकल 279A क्या कहता है, आर्टिकल 279A यह जीएसटी काउंसिल के बारे में जिक्र करता है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में होती है, जिसमें 33 सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं, ठीक, 33 सदस्य। आर्टिकल 124 क्या कहता है, आर्टिकल 124 में भारत की जो सर्वोच्च न्यायपालिका होगी वह सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वह आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन ठीक है। आर्टिकल 214 क्या कहता है, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट का गठन, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का गठन। बात करें हाई कोर्ट की साथियों, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं भारत में, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। अब इन्हें याद कैसे करेंगे, देखो 124 1 2 4 और 214 2 1 4 ये उल्टे कर दिए गए हैं, ठीक है, उल्टे कर दिए गए। तो 124 में सर्वोच्च न्यायालय तथा 214 में हाई कोर्ट होता है। बात करें आर्टिकल 352 की, 352 में क्या होता है, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 356 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, तथा वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, वित्तीय आपातकाल। साथियों यदि आपसे एग्जामिनर यह क्वेश्चन पूछे कि भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, कितनी बार लागू हुआ है, तो आपको उत्तर देना है एक भी बार नहीं। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल एक भी बार घोषित नहीं हुआ है, ठीक है, जो आर्टिकल 360 के तहत होता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल होता है तथा 356 में राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। आगे बात करें, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्वेश्चन है नहीं, चलो आगे क्वेश्चन ऑप्शन ही डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है, 54 के बारे में हमने अभी जिक्र किया था, ठीक। आर्टिकल 52 की बात करें, आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 कहता है कि देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के बारे में जिक्र करता है आर्टिकल 52। राष्ट्रपति की नियुक्ति जो होती है वह आर्टिकल 52 के तहत होती है। बात करें आर्टिकल 57 भी अभी डिस्कस किया है हमने, आर्टिकल 60 भी अभी डिस्कस किया है, 61 123 अभी डिस्कस किए हैं ये भी। बात करें आर्टिकल 72 की,
तो 72 में राष्ट्रपति जो क्षमादान की प्रक्रिया होती है वह आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की प्रक्रिया होती है वह आर्टिकल 72 के तहत होती है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 76 की, 76 में क्या होता है, महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन होते हैं, देश के प्रथम विधि अधिकारी जो होते हैं, प्रथम कानूनी सलाहकार जो होते हैं वह महान्यायवादी होते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 76 में निहित है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 63 की, आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति। ठीक, बात करें आर्टिकल 65 की, आर्टिकल 65 क्या कहता है, आर्टिकल 65 जो होता है यह जिक्र करता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति वह व्यक्ति होता है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रपति पद धारण करता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाता है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते कौन है, राष्ट्रपति यदि अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वह इस्तीफा दे दें तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 64 की, आर्टिकल 64 क्या कहता है, आर्टिकल 64 यह कहता है उपराष्ट्रपति जो होंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यह आर्टिकल 64 कहता है। ठीक है, आगे चले, आगे क्वेश्चन कहता है लोकसभा किस आर्टिकल में निहित है, लोकसभा किस आर्टिकल में निहित है, या फिर लोकसभा का गठन किस आर्टिकल में निहित है। साथियों बात करें हम लोकसभा की, लोकसभा के कितने भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था, लोकसभा के नहीं, संसद के 3 भाग होते हैं। लोकसभा कौन से आर्टिकल में निहित है, तो लोकसभा जो है वह आर्टिकल 81 में निहित है, लोकसभा आर्टिकल 81 में निहित है। बात करें आर्टिकल 79 में, तो 79 में संसद निहित है, संसद निहित है। और संसद के 3 भाग होते हैं, वह कौन कौन से भाग होते हैं, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा तथा तीसरा लोकसभा। यह संसद के 3 भाग होते हैं, जिनमें से संसद आर्टिकल 79 पर है हमारी, राज्यसभा आर्टिकल 80 पे आ जाती है और लोकसभा आर्टिकल 81 पे। ठीक, बात करें आर्टिकल 169 की, 169, 170 और 168, इनमें क्या है, आर्टिकल 168 में जो है, 168 में विधानमंडल का जिक्र है, विधानमंडल। और विधानमंडल के 2 भाग होते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद, विधानसभा तथा विधान परिषद। तो आर्टिकल 169 जो है वह विधान परिषद के बारे में जिक्र करती है, विधान परिषद। और आर्टिकल 170 जो यह विधानसभा के बारे में जिक्र करता है। ठीक, विधानसभा। आपको यह कमेंट करके बताना है वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद है। ठीक, बात करें आर्टिकल 165 की, तो आर्टिकल 165 जो है राज्य में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य में जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसके बारे में जिक्र करता है, जो महाअधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। ठीक है, बात यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी। अगर राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछे तो आर्टिकल 165 के तहत महाअधिवक्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, क्या वह 153 में है, 155 में है, 213 में है या फिर 161 में है। साथियों हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है आर्टिकल 155 के तहत होती है, राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत होती है। बात करें 153 में, 153 क्या कहता है, आर्टिकल 153 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नहीं, प्रत्येक राज्य के लिए
ने एक या प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल या पाल या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 213 की। आर्टिकल 213 क्या कहता है? आर्टिकल 213 राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो राज्यपाल का अध्यादेश जो है आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश राज्यपाल का ठीक। आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल जो क्षमादान दे सकते हैं वह आर्टिकल 161 के तहत दे सकते हैं। ठीक, क्षमा। आपको सभी आर्टिकल के बारे में जानकारी मिल रही है और आप इसे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। सारे आर्टिकल आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करें आर्टिकल 280 की। आर्टिकल 280 क्या कहता है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन जो होता है यह आर्टिकल 280 के तहत होता है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 110 की। 110 में धन विधेयक के बारे में जानकारी मिलती है। धन विधेयक, धन विधेयक, आपको यह बताना है कि धन विधेयक केवल कौन से सदन में लाया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 112 की। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण, वार्षिक वित्तीय वितरण का जिक्र मिलता है, जिसे हम बजट के रूप में भी जानते हैं, जिसे बजट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, वार्षिक वित्तीय वितरण, वित्तीय। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है, बजट शब्द का उल्लेख है, तो आप क्या जवाब लगाएंगे उसका? किसी भी आर्टिकल में नहीं, किसी भी आर्टिकल में नहीं। आप में से बहुत से लगाए थे आर्टिकल 112 में बजट शब्द का उल्लेख है, लेकिन नहीं, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पे भी नहीं है। आर्टिकल 112 जो है वह वार्षिक वित्तीय वितरण का जिक्र करता है, जिसे हम बजट मान लेते हैं। ठीक है, बात करें आर्टिकल 108 की। 108 में क्या होता है? 108 में ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है तथा जिसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? क्या 74 में है, 75 में है, 78 में है, 163 में है, 343, 348, 246, 246 ए, 279 ए में, कौन से में है? तो प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य निहित हैं वह आर्टिकल 78 में निहित हैं। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होंगे आर्टिकल 78 में है। जब आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं तो आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 में केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 यह कहता है कि एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर, केंद्रीय मंत्री परिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, बात करें आर्टिकल 75 की। तो आर्टिकल 75 यह कहता है केंद्रीय मंत्री परिषद की में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होगी। 75 क्या कहता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होगी। यह आर्टिकल 75 में निहित है। और आर्टिकल 75 के 1 में क्या निहित है? आर्टिकल का 75 1 जो यह कहता है कि लोकसभा, केंद्रीय मंत्री परिषद जो होगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह 75 का भाग 1 कहता है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 163 की। 163 क्या कहता है? तो आर्टिकल 163 जो है यह मुख्यमंत्री की नियुक्ति,
मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। यह आर्टिकल 163 में निहित है। ठीक है, बात करें आर्टिकल 343 की। 343 क्या कहता है? 343 कहता है हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, राजभाषा के बारे में जिक्र करता है आर्टिकल 343, राजभाषा। राजभाषा। आर्टिकल 348 क्या कहता है? आर्टिकल 348 यह कहता है सर्वोच्च न्यायालय में जो काम की भाषा होगी वह इंग्लिश होगी। जो भी काम होगा, जो भी कार्यवाही होगी सर्वोच्च न्यायालय की, वह अंग्रेजी भाषा में होगी। ठीक है, आर्टिकल 348। ठीक, अभी हमने 46 के बारे में जिक्र किया था, 246 के। 246 में जनगणना के बारे में जिक्र है। आर्टिकल 246 ए क्या कहता है? आर्टिकल 246 ए जो है यह जीएसटी के लिए, आर्टिकल कौन सा होगा? जीएसटी के लिए 246 ए, तथा जीएसटी काउंसिल के लिए 279 ए, जीएसटी काउंसिल। यदि आपसे क्वेश्चन करे कि जीएसटी कौन से आर्टिकल में है, तो जीएसटी 246 ए में। यदि जीएसटी काउंसिल पूछे तो 279 ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? क्या पहले द्वारा, 21वें द्वारा, 42वें, 52, 61, 73, 74, 86, 91, 103 या फिर 106वें संविधान संशोधन? तो सिंधी भाषा जो है यह 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। बात करें पहले संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन से अभी बताया था 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तथा 10वीं अनुसूची में क्या निहित है? दल बदल की योग्यताएं। ठीक है, दल बदल के बारे में 10वीं अनुसूची जिक्र करती है। बात करें 61वें संविधान संशोधन की, तो 61वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया था? 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें वयस्क होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। वयस्क की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, बात करें 73वें संविधान संशोधन की, अभी बताया था पंचायती राज से है। इसमें पंचायत की नई प्रणाली अपनाई जाएंगी। यह 73वें संविधान संशोधन 1992। 74 में नगरपालिकाओं की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। ठीक, बात करें 86वें संविधान संशोधन की, 86वां भी अभी बताया था, 2002 में जोड़ा गया था, और इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जो आर्टिकल 21 ए में निहित है, जो एक शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें, इक्यानवे संविधान संशोधन, ये भी भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित है, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी तथा मैथिली और संताली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, बात करें आर्टिकल 103 की, 103 आर्टिकल नहीं, संविधान संशोधन 103 की। संविधान संशोधन 103 में क्या है? तो संविधान संशोधन 103 जो है यह ईडब्ल्यूएस के लिए बात करता है। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। यह आर्टिकल संविधान संशोधन 103 में है। 106 की बात करें, संविधान संशोधन 106 में मैंने अभी बताया था 33% का आरक्षण, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को विधानसभा तथा लोकसभा में। ठीक है,
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।